मेरा नाम अनामिका है। मैं सिर्फ 16 साल की थी जब मेरी बड़ी बहन साक्षी की अचानक मौत हो गई। सबने कहा कि यह एक हादसा था, लेकिन उसकी मौत से 3 दिन पहले उसने मुझे एक लाल रंग की डायरी दी थी और कहा था, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो इसे जरूर पढ़ना। उस समय मुझे उसकी बात मजाक लगी थी, लेकिन जब मैंने वह डायरी खोली तो उसमें लिखा हर शब्द मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी। हमारा परिवार बहुत साधारण था। पिताजी किसान थे और माँ गृहिणी। मेरी बड़ी बहन साक्षी मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। वह मुझसे 5 साल बड़ी थी। हम दोनों हर बात एक दूसरे से साझा करते थे। जब उसकी शादी शहर के एक बड़े परिवार में हुई तो पूरा गांव खुश था। विक्रम नाम का लड़का था, पढ़ा लिखा, अमीर और देखने में भी अच्छा। शादी के बाद कुछ महीने सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे साक्षी बदलने लगी। पहले वह हर दिन फोन करती थी, फिर हफ्ते में एक बार, और फिर कभी कभी। जब भी मैं पूछती, दीदी सब ठीक है ना, वह हंसकर कहती, हाँ सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी खुशी नहीं थी। एक दिन वह अचानक मायके आई। मैं उसे देखकर खुश हो गई, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो उसके हाथ पर चोट के निशान थे। मैंने पूछा, ये कैसे हुआ? वह मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, बस गिर गई थी। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उस रात हम दोनों छत पर बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें नम थी। वह बोली, अनामिका, अगर कभी मैं मुसीबत में पड़ जाऊं तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं हंसकर बोली, दीदी ये भी कोई पूछने की बात है? लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। उसने अपने बैग से एक लाल रंग की डायरी निकाली, फिर बोली, इसे संभाल कर रखना। मैंने पूछा, इसमें क्या है? वह बोली, अभी मत पूछो, समय आने पर सब समझ जाओगी। मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। अगले दिन वह वापस ससुराल चली गई और ठीक 3 दिन बाद रात के लगभग 11 बजे फोन आया। फोन उठाते ही माँ के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फोन नीचे गिर गया। पिताजी घबरा गए। जब सच पता चला तो पूरा घर हिल गया। साक्षी नहीं रही थी। ससुराल वालों ने बताया कि बाथरूम में फिसलकर सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। अभी 3 दिन पहले तो वह मेरे सामने बैठी थी। उसका अंतिम संस्कार हुआ। पूरा गांव दुख में डूब गया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब बेचैनी थी। बार बार उसकी दी हुई लाल डायरी याद आ रही थी। उस रात जब सब सो गए, मैं अपने कमरे में गई। अलमारी खोली, डायरी निकाली। मेरे हाथ कांप रहे थे। धीरे धीरे पहला पन्ना खोला। पहले कुछ पन्नों में सामान्य बातें थी, लेकिन फिर एक पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरी सांसें रुक गईं। मैं आगे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरी मौत अगर हादसा बताई जाए तो उस पर भरोसा मत करना। मैं पिछले कई महीनों से बहुत डर में जी रही हूँ। मेरी आंखें फैल गईं। अगले पन्ने पर लिखा था, विक्रम पहले जैसा नहीं रहा। शादी के कुछ महीनों बाद उसका व्यवहार बदल गया, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक उसका छोटा भाई राघव है। मैं हैरान रह गई।
राघव तो हमेशा हंसता मुस्कुराता दिखाई देता था। डायरी में आगे लिखा था, मैंने एक ऐसा राज जान लिया है जिसे यह परिवार किसी भी कीमत पर छुपाना चाहता है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं तेजी से पन्ने पलटने लगी। हर पन्ने पर नए रहस्य थे। कुछ ऐसे नाम थे जिन्हें मैं नहीं जानती थी। कुछ तारीखें थी, कुछ फोन नंबर थे और एक जगह लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो सबसे पहले पुराने गोदाम में जाना, वहीं तुम्हें पहला सबूत मिलेगा। मैं पूरी रात नहीं सो पाई। सुबह होते ही मैंने तय कर लिया कि मैं सच का पता लगाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह रास्ता मेरी जिंदगी को खतरे में डाल देगा। अगले दिन मैं अकेले शहर पहुंची। डायरी में लिखे पते के अनुसार पुराने गोदाम की तरफ गई। गोदाम कई सालों से बंद पड़ा था। चारों तरफ जंग लगे दरवाजे और टूटी दीवारें थी। मैं डर रही थी, लेकिन साक्षी की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी। मैं अंदर गई। अंधेरा था, धूल जमी हुई थी। अचानक मेरी नजर एक लोहे के बक्से पर पड़ी। बक्से पर ताला नहीं था। मैंने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कागज और एक पेन ड्राइव रखी हुई थी। मैंने पेन ड्राइव उठा ली। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं जल्दी से बाहर निकल आई। घर पहुंचकर मैंने पेन ड्राइव अपने पुराने लैपटॉप में लगाई। उसमें एक वीडियो था। वीडियो खुलते ही मेरे होश उड़ गए। स्क्रीन पर मेरी बहन साक्षी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वह कैमरे की तरफ देखकर बोली, अगर तुम यह वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं कांपते हुए स्क्रीन को देखती रही। साक्षी ने आगे जो कहा उसे सुनकर मेरी दुनिया हिलने वाली थी। मैं कांपते हुए लैपटॉप की स्क्रीन को देख रही थी। वीडियो में साक्षी दीदी बार बार पीछे देख रही थी, जैसे उन्हें किसी के आने का डर हो। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, अनामिका, अगर तुम यह वीडियो देख रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है, लेकिन मुझे तुम्हें सच बताना होगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। साक्षी ने आगे कहा, मेरी शादी जिस परिवार में हुई है वह वैसा नहीं है जैसा दुनिया को दिखता है। यहाँ कई ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। फिर अचानक वीडियो रुक गया। मैं घबरा गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद वीडियो फिर चल पड़ा। साक्षी बोली, राघव और उसके कुछ साथी कई सालों से गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मैंने गलती से उनकी बातें सुन ली थी। तभी से वे मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इतने में वीडियो खत्म हो गया। मैं देर तक स्क्रीन को देखती रही। अब मुझे समझ आ गया था कि साक्षी की मौत साधारण हादसा नहीं थी, लेकिन मेरे पास अभी भी कोई पक्का सबूत नहीं था। अगले दिन मैं चुपचाप शहर गई। मैंने उस पते की तलाश शुरू की जो डायरी में लिखा था। वह पता शहर के पुराने इलाके में था। वहां पहुंचकर मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिला। मैंने उनका नाम पूछा। वह बोले, मैं श्यामलाल हूँ। यह वही नाम था जो डायरी में लिखा था। मैं हैरान रह गई। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। जब मैंने साक्षी का नाम लिया तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुम उसकी बहन हो ना? मैंने सिर हिला दिया। श्यामलाल जी अंदर गए और एक पुराना लिफाफा लेकर आए। उन्होंने कहा, यह साक्षी ने मुझे दिया था। उसने कहा था कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो यह उसकी बहन को दे देना।
मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लिफाफा खोला। अंदर कुछ तस्वीरें थी। पहली तस्वीर देखकर मैं सन्न रह गई। उसमें राघव कुछ अजनबी लोगों के साथ दिखाई दे रहा था। दूसरी तस्वीर में एक गोदाम था। तीसरी तस्वीर में कुछ दस्तावेज थे। श्यामलाल जी बोले, साक्षी बहुत बहादुर लड़की थी। वह सच दुनिया के सामने लाना चाहती थी। मैंने सारी तस्वीरें अपने बैग में रख ली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब मैं घर लौट रही थी तो एक काली कार लगातार मेरे पीछे चल रही थी। मैं डर गई। मैंने जल्दी से रास्ता बदला, लेकिन कार भी मुड़ गई। अब मुझे यकीन हो गया कि कोई मुझे देख रहा है। मैं किसी तरह घर पहुंची। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार लगता रहा कि कोई घर के बाहर खड़ा है। सुबह हुई तो मैंने देखा कि मेरे कमरे की खिड़की के पास एक कागज पड़ा है। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जितना जान चुकी हो उतना ही काफी है, आगे बढ़ी तो पछताओगी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन अब मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया था कि साक्षी को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। अगले कुछ दिनों तक मैं डायरी के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ती रही। तभी मुझे एक और सुराग मिला। डायरी के आखिरी हिस्से में एक बैंक लॉकर नंबर लिखा था। मैं तुरंत बैंक पहुंची। पहले तो बैंक वालों ने मना कर दिया, लेकिन कुछ जरूरी कागज दिखाने के बाद मुझे लॉकर तक पहुंचने की अनुमति मिल गई। लॉकर खुला। अंदर एक फाइल रखी थी। मैंने फाइल खोली और जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फाइल में कई लोगों के नाम थे। उनमें कुछ बड़े अधिकारियों और व्यापारियों के नाम भी शामिल थे। अब मुझे समझ आ गया कि मामला बहुत बड़ा था। सिर्फ राघव ही नहीं, बल्कि कई लोग इसमें शामिल थे। उसी समय मेरे फोन पर एक कॉल आया। नंबर अनजान था। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, अगर सच जानना चाहती हो तो आज रात 10 बजे पुराने पुल के पास आना। कॉल कट गई। मैं दुविधा में पड़ गई, जाऊं या नहीं। लेकिन सच जानने का यही मौका था। रात 10 बजे मैं पुराने पुल पर पहुंची। वहां घना अंधेरा था। कुछ देर बाद एक आदमी सामने आया। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। वह बोला, साक्षी मेरी दोस्त थी। मैं चौंक गई। उसने मुझे एक छोटी सी रिकॉर्डिंग दी। फिर बोला, इसमें वह सब है जो पुलिस तक कभी नहीं पहुंचा। मैंने रिकॉर्डिंग अपने फोन में चलाई। उसमें कुछ लोगों की बातचीत रिकॉर्ड थी और एक आवाज साफ सुनाई दे रही थी, अगर साक्षी ज्यादा सवाल पूछे तो उसे हमेशा के लिए चुप करा देना। मेरे हाथ कांपने लगे। अब पहली बार मेरे पास मजबूत सबूत था। लेकिन उसी समय अचानक 4 लोग वहां पहुंच गए। उनके हाथों में डंडे थे। वह मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं घबरा गई। तभी वह रहस्यमय आदमी मेरे सामने आ गया। उसने मुझे भागने को कहा। मैं पूरी ताकत से दौड़ने लगी। पीछे से लोगों की आवाजें आ रही थी, लेकिन किसी तरह मैं वहां से निकल गई। उस रात मुझे समझ आ गया कि मेरी जान भी खतरे में है, लेकिन अब लौटना संभव नहीं था। साक्षी का सच दुनिया के सामने लाना ही था, और मुझे नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में ऐसा खुलासा होने वाला है जो पूरे शहर को हिलाकर रख देगा। पुराने पुल से किसी तरह बचकर निकलने के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मेरे हाथ में वह रिकॉर्डिंग थी जिसमें कुछ लोगों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। बार बार एक ही बात मेरे कानों में गूंज रही थी, अगर साक्षी ज्यादा सवाल पूछे तो उसे हमेशा के लिए चुप करा देना।
अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बहन की मौत एक हादसा नहीं थी, लेकिन सिर्फ यकीन से कुछ नहीं होता। मुझे सबूत चाहिए थे। अगली सुबह मैं सीधे शहर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। मैंने पूरी बात बताई। पहले तो किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब मैंने डायरी, वीडियो, तस्वीरें और रिकॉर्डिंग दिखाई तो अधिकारियों के चेहरे बदल गए। मामला दोबारा खोला गया। जांच शुरू हुई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे नए राज सामने आने लगे। पता चला कि राघव और उसके कुछ साथी कई सालों से करोड़ों रुपए की जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को ठग रहे थे। साक्षी को इस राज का पता चल गया था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उधर पुलिस ने राघव को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वह हर सवाल पर खुद को निर्दोष बताता रहा। उसे पूरा भरोसा था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर एक दिन पुलिस को एक और बड़ा सबूत मिल गया। साक्षी के मोबाइल का पुराना बैकअप मोबाइल डेटा रिकवर किया गया। उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग सुनते ही पूरा कमरा सन्न रह गया। उसमें साक्षी और राघव की बहस रिकॉर्ड थी। साक्षी कह रही थी, मैं सब सच पुलिस को बता दूंगी। और राघव गुस्से में बोल रहा था, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मामला पूरी तरह बदल चुका था। पुलिस ने राघव और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया। पूरे शहर में यह खबर फैल गई। टीवी चैनलों पर खबरें चलने लगी। गांव में लोग हैरान थे। जो लोग कभी साक्षी को झूठा समझते थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। वह बोली, अगर तुम सच में अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहती हो तो कल सुबह पुराने चर्च के पीछे आना। मैं चौंक गई, लेकिन अगले दिन मैं वहां पहुंच गई। वहां एक बुजुर्ग महिला मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे एक पुराना लिफाफा दिया। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं उस अस्पताल में नर्स थी जहां साक्षी को आखिरी बार लाया गया था। मैं ध्यान से सुनने लगी। उन्होंने बताया, साक्षी की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों ने डॉक्टरों पर दबाव डालकर रिपोर्ट बदलवा दी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लिफाफे में अस्पताल की असली रिपोर्ट थी और उसमें साफ लिखा था, सिर पर गंभीर चोटें, किसी दुर्घटना से नहीं बल्कि जानबूझकर किए गए हमले जैसी प्रतीत होती है। यही वह सबूत था जिसकी पुलिस को तलाश थी। रिपोर्ट सीधे जांच टीम को सौंप दी गई। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही दिनों में अदालत में सुनवाई शुरू हुई। पूरा शहर इस मामले को देख रहा था। कई गवाह सामने आए। एक एक करके सारे राज खुलते गए। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब फैसला सुनाया जाना था। अदालत में सन्नाटा था। जज साहब ने लंबा फैसला पढ़ा। फिर कहा, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर यह साबित होता है कि साक्षी की मौत एक योजनाबद्ध अपराध थी। दोषियों को कठोर कारावास की सजा दी जाती है। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। 2 साल की लड़ाई आखिर खत्म हो गई थी। साक्षी को इंसाफ मिल चुका था। मैं आसमान की तरफ देखने लगी। ऐसा लगा जैसे आज कहीं न कहीं मेरी बहन मुस्कुरा रही हो। लेकिन किस्मत ने मेरे लिए एक और सरप्राइज छुपा रखा था। कुछ दिनों बाद श्यामलाल जी ने मुझे बुलाया। उन्होंने एक फाइल मेरे हाथ में दी। फाइल खोलते ही मैं चौंक गई।
वह साक्षी की वसीयत थी। उसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी सारी बचत और संपत्ति अनामिका के नाम कर दी जाए, लेकिन वह पैसा सिर्फ गरीब लड़कियों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होगा। मैं रो पड़ी। मौत के बाद भी मेरी बहन दूसरों के बारे में सोच रही थी। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया। मैंने उस पैसे से एक संस्था शुरू की। उसका नाम रखा साक्षी शिक्षा फाउंडेशन। धीरे धीरे कई गरीब लड़कियों को पढ़ाई का मौका मिलने लगा। कुछ डॉक्टर बनी, कुछ इंजीनियर, कुछ अध्यापिका। हर बार किसी लड़की की सफलता देखकर मुझे अपनी बहन याद आती। 5 साल बाद एक बड़े कार्यक्रम में मुझे सम्मानित किया गया। मंच पर खड़े होकर मैंने कहा, मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक बहन हूँ जिसने अपनी बहन से किया वादा निभाया है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस रात घर लौटकर मैंने साक्षी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया, मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। खिड़की से आती ठंडी हवा ने जैसे मेरे शब्दों का जवाब दिया, और वर्षों बाद पहली बार मेरे दिल को सुकून मिला। कहानी से सीख, सच चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन एक दिन जरूर सामने आता है। और जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, वे इस दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही भावुक और रहस्य से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।